स्वागत करता हूं। अभी कुछ बंधु जो है बाहर चाय में व्यस्त हैं। हम कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रमोट किया जाए। जैसे पहले सत्र में हमारे अतिथि वक्ताओं ने कहा कि आज पुस्तक पढ़ने की आदत जो है कहीं न कहीं छूटती चली जा रही है, तो कैसे हम पुस्तक पढ़ने की ओर लौटें, ये ऐसा प्रयास है। इस सत्र में जिस पुस्तक पर परिचर्चा होनी है, अभी 2 सत्रों में जिन पुस्तकों पर परिचर्चा हुई है वो दोनों पुस्तकें मूलतः अंग्रेजी में थी, पर ये पुस्तक पूरी तरह से हिंदी से संबंधित है और हिंदी विधा से संबंधित है। और हम सब जानते हैं कि पुस्तक का शीर्षक 2 डग देखा जग, और इस पुस्तक के लेखक श्री जयशंकर गुप्त जी, आप सब परिचित हैं। आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। बाकी पूरा परिचय अभी मैं आप सबके सामने रखूंगा। और इस पुस्तक पर जो अपनी बात रखेंगे मुख्य वक्ता या की नोट स्पीकर श्री कमर वहीद नकवी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं लेखक श्री जयशंकर गुप्त जी और श्री कमर वहीद नकवी जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी करतल ध्वनि के साथ दे सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा लेट चल रहे हैं। ये सत्र इस समय समापन होता अगर हम ब्रोशर के हिसाब से चलते, लेकिन बीच में अंतराल आया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम जल्दी जल्दी इस सत्र को संपन्न करें, जिससे कि अभी एक सत्र और बचा हुआ है। अभी एक पुस्तक पर और परिचर्चा होनी है, तो मैं बहुत सारी चीजें छोड़ते हुए, हमारे यहाँ मौन की भी एक मतलब कहा गया है कि मौन भी अभिव्यंजना है, तो बहुत ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। बिना शब्द के भी कई बार हम बहुत सारी चीजें स्पष्ट समझ लेते हैं। और कहा भी गया, शब्द तो शोर है, तमाशा है, भावों की सिंधु में बताशा है, हृदय की बात जुबां से मत कहो, मौन की भी एक भाषा है। तो हम मौन के साथ साथ थोड़ा मुखरता भी होगी हमारे वक्ता और लेखक इस पर बात रखेंगे। तो ये पुस्तक 2 डग देखा जग, आप समझ गए होंगे ये पुस्तक के शीर्षक से ही कि ये पुस्तक कहीं न कहीं घूमने फिरने से संबंधित है। और हमारे यहाँ यात्रा साहित्य, यात्रा वृतांत, यात्रा संस्मरण जो आधुनिक काल में विधा विकसित हुई और बहुत सारे हमारे चर्चित साहित्यकार लेखक हुए हैं। राहुल सांकृत्यायन जी हुए, निर्मल वर्मा जी हुए, और तमाम, बहुत ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी परंपरा में मुझे लगता है, उसी कड़ी में ये पुस्तक भविष्य में इसका मूल्यांकन किया जाएगा और आप सब इस पुस्तक को पढ़ेंगे। आज इस परिचर्चा के बाद इससे प्रेरणा लेंगे। तो मैं इस पुस्तक पर बात करने के लिए, जिनको इस पुस्तक पर बात रखनी है, श्री कमर वहीद नकवी साहब का एक परिचय आप सब सामने रखता हूं। वो फिर उसके बाद इस पुस्तक पर अपनी बात रखेंगे। श्री कमर वहीद नकवी जी देश के जाने माने और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। आप 2004 से 2012 तक टीवी टुडे नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर रहे। आपने आज तक हेडलाइंस टुडे, तेज और दिल्ली आज तक की संपादकीय टीमों का भी नेतृत्व किया। बाद में कुछ समय के लिए इंडिया टीवी के संपादकीय निदेशक के रूप में भी शामिल हुए। आपने 40 साल से अधिक पत्रकारिता करियर में लगभग 15 साल प्रिंट पत्रकारिता में बिताए। 1995 में डीडी मेट्रो पर तत्कालीन 20 मिनट के न्यूज कैप्सूल आज तक की लॉन्चिंग टीम के सदस्य के रूप में टीवी न्यूज में फिर आप आए। आज तक नामकरण भी आपके द्वारा हुआ है। हम सब जानते हैं आज तक नामकरण जो है आपके द्वारा हुआ। टीवी पत्रकारिता में आने से पहले आपने नवभारत टाइम्स के मुंबई, लखनऊ, जयपुर संस्करणों में अलग अलग पदों पर आपने काम किया। कोलकाता के आनंद बाजार पत्रिका समूह द्वारा प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक रविवार के मुख्य संवाददाता, हिंदी साप्ताहिक चौथी दुनिया के समाचार संपादक के रूप में भी कार्य किया है। और एक बहुत आप सबको जानना मुझे लगता है जरूरी है कि आप टीवी न्यूज मीडिया के गुरु हैं। तो बहुत सारे जो नए पत्रकार हैं
जो नए पत्रकार इस समय कार्यरत हैं उनको गाइडेंस देने का काम, उनको निर्देशन देने का काम भी आपने किया है। तो मैं बहुत ही अदब के साथ और बड़े आदर के साथ नकवी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और इस यात्रा संस्मरण, यात्रा वृत्तांत के ऊपर अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं माटी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और खास तौर से मेरे जो परम मित्र हैं जयशंकर गुप्त जी और जो मेरे पत्रकारिता की जो पेशेवर पत्रकारिता की जो करियर की शुरुआत थी मुंबई नवभारत टाइम्स से, उस समय मैं जयशंकर जी के संपर्क में आया, हम लोग की दोस्ती हुई और काफी नजदीक से जयशंकर जी को फिर जानने का मौका मिला। और बाद में 1985-86 में जब मैं रविवार पत्रिका में गया तो वहां जयशंकर जी पहले से थे, तो वहां पे भी हमने साथ साथ काम किया जयशंकर जी के। तो इसलिए मैं ये जानता हूं कि अब आज के जमाने की पत्रकारिता और उस जमाने की पत्रकारिता जो हम बात कर रहे हैं 1981, 82, 83 की, तो जमीन आसमान का फर्क है। तब हमको सिखाया जाता था कि डिटेलिंग कैसे की जाती है और जयशंकर जी का इस मामले में कोई जोड़ नहीं है कि डिटेल उनसे कुछ भी छूटती नहीं। और वो जब हम बम्बई में थे तो हम देखते थे कि हमारे कभी नवभारत टाइम्स के दफ्तर में आए तो जिलों के छोटे छोटे अखबार आते थे, तो जयशंकर जी उसको उलट पुलट के देखते थे। तो हमने भाई ये बहुत छोटे छोटे कई जिले के अखबार हैं, इनमें आप क्या समय खपा रहे हो? तो उनका कहना था नहीं, खबरें तो हमको इन्हीं अखबारों से मिलती हैं, आपके नवभारत टाइम्स से नहीं मिलेंगी। और हुआ भी ऐसा है, जैसे मिसाल के तौर पर एक ऐसे ही किसी छोटे अखबार में खबर छपी कि जलगांव में मुस्लिम मौलानाओं ने फतवा दे दिया कि मुस्लिम महिलाएं सिनेमा नहीं देख सकती क्योंकि सिनेमा देखने से उन पर गलत असर पड़ सकता है, इसलिए सिनेमा न देखें। ऐसा फतवा जारी हुआ जलगांव, महाराष्ट्र में। जयशंकर जी ने कहा देखो ये एक स्टोरी है और जलगांव की एक नौजवान लड़की रजिया पटेल इसके खिलाफ संघर्ष कर रही है और उन्होंने उस पर दौरा किया वहां का और उस पर एक स्टोरी बनाई और वो रविवार मैगजीन में काफी अच्छे ढंग से छपी, उस पर काफी बड़ी चर्चा हुई बाद में। तो कहने मतलब ये है कि वो जो छोटी छोटी डिटेल पकड़ने की जयशंकर जी की एक अद्भुत क्षमता है, वो सभी पत्रकारों के लिए या जिनकी रुचि पत्रकारिता में है वो सीखने की चीज है। अब हम आते हैं किताब पे, दो डग देखा जग। तो साहब ये किताब जो है वो 14 देशों की इनकी विदेश यात्राओं पर है। उनमें से अभी जयशंकर जी खुद ही बता रहे थे, उनमें से 7 देश जो है वो उस समय जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनके साथ इन्होंने की, अब बाकी 7 अलग अलग मौके पे की। आमतौर पर पत्रकार ऐसी राष्ट्रपति के साथ या प्रधानमंत्री के साथ या ऐसी कोई सरकारी डेलीगेशन के साथ ऐसी जो विदेश यात्राएं करते हैं या यात्राएं करते हैं, आमतौर पे वो उनकी कुछ खास डिटेलिंग नहीं करते। वो गए वहां घूमे फिरे, यात्रा की, वहां जो कुछ हुआ उसको अपने अखबार में रिपोर्ट कर दिया और कहानी खत्म हो गई। अब ये जयशंकर जी की खासियत है कि उन्होंने उसकी डिटेलिंग की बाकायदा अपनी डायरी में लिखते रहे, कहाँ गए, क्या हुआ, क्या क्या किया, कैसा किया, और अंत में इनके पास इतना मटेरियल हो गया कि इन्होंने किताब लिखी। अब ये किताब केवल टूरिज्म की किताब नहीं कि हम वहां गए, दुबई गए, हमने ये देखा, हम वहां गए, हमने ये देखा, वहां ये अच्छी चीज है, वहां वो है, ऐसा बिल्डिंग है, वो सब तो है किताब में।
लेकिन इस किताब में इस पूरे यात्रा वृत्तांत जो है उसके साथ बहुत झलक आपको देखने को मिलती है कि उस देश का क्या राजनीतिक इतिहास रहा, किन राजनीतिक पड़ावों से वो देश होके आज यहाँ पे आया गुजरा, और इसके साथ ही वहाँ का क्या जो है सामाजिक परिवेश रहा और वहाँ की क्या आर्थिक चीजें रही, क्या आर्थिक समस्याएं रही, कैसे उन आर्थिक समस्याओं से उस देश ने अपने को जूझा और सफल हुए। मिसाल के तौर पर दुबई की कहानी, दुबई जो काफी समय तक जो है वो उपनिवेश रहा है, उनसे अपना शासन था विदेशों ब्रिटिशर्स का, और जब वो 1971 के आसपास जो है वो स्वतंत्र हुआ और कई अमीरात का एक समूह बन करके संयुक्त अरब अमीरात बना, तो उस समय क्या था वहां पे? उस समय जयशंकर जी लिख रहे हैं और वो सब जानकारी शायद मेरे पास पहले नहीं थी, जब मैंने इनकी किताब पढ़ी तो पता चला कि साहब वो तो पूरा जो इलाका था वो मछली उद्योग और मोती बनाने के उद्योग पे टिका हुआ था। बाद में उन्हें पेट्रोल के भंडार मिले, ठीक है, लेकिन जैसे ही जापान ने जो है वो प्रोसेस्ड पर्ल बनाने की टेक्निक शुरू की और वो मोती बनाना शुरू किया, तो उनको समझ में आ गया कि भाई हम जो हमारे जो गोताखोर जो समुद्र में बहुत गहरे डूब कर अब फिर वो मोती हासिल करते हैं, अब उनका बाजार नहीं रहेगा वो क्योंकि वो महंगे हैं और ये जो जापानी मोती ये सस्ते हैं, ये तो ऐसे ही बन जाते हैं, तो हमें तो बदलना पड़ेगा। और उन्होंने बदला तो सिर्फ पेट्रोल पे आधारित नहीं रहे वो, बल्कि उन्होंने सोचा कि भाई पेट्रोल का भंडार तो है पर ये हमेशा हमेशा तो नहीं रहेगा, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, कल को पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात को, दुबई को, शारजाह को इंटरनेशनल बिजनेस हब के तौर पे विकसित किया। तमाम दुनिया भर के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, बड़े लोगों को उसमें उसके लिए बुलाया, वहां पे उनको जगह दी, वहां पे उन काम किया। आज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो एकदम दुनिया के उससे अलग है। और ये जो नई अर्थव्यवस्था आउट ऑफ द बॉक्स मैं इसको कहूंगा, जो उन्होंने सोचा, वो अर्थव्यवस्था जो है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि वो जो आधारित है वो तो मनी जनरेशन पे आधारित है। वो तो लगातार जो है आप ऐसे लोगों को आपने वहां बुला लिया, तमाम तरह का टैलेंट इकट्ठा कर लिया, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे सेलिब्रिटीज हों, चाहे उद्योग धंधे के लोग हों, तो उन सब के लिए दुबई, शारजाह और संयुक्त अरब अमीरात के तमाम दूसरे अमीरात जो है वो एक बहुत अच्छा मुकाम हो गया। तो एक ये लगता है कि हाँ जी देखिए ये जो एक छोटी सी यात्रा वर्णन है, लेकिन उसमें जो पर्सपेक्टिव मिलता है वो पर्सपेक्टिव बहुत अलग मिलता है। और इन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले नहीं, वो निष्कर्ष पढ़ने पे मैंने निकाला। और वो जो भी इनको पढ़ेगा इस किताब को, अगर उसमें थोड़ा सा भी वो सचेत है पढ़ने को लेकर के, तो ये निष्कर्ष निकलते चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर सूडान में कलाम साहब की यात्रा, इसका वृत्तांत उन्होंने लिखा, मुझे बहुत ही रोचक लगा। एक वो किताब जरा दे देंगे मेरे को। रोचक क्यों लगा? क्योंकि इसमें एक कविता है कलाम साहब की, और वो कविता जो है बहुत ही प्रासंगिक है। और वो कविता प्रासंगिक क्यों है? वो कविता इसलिए प्रासंगिक है कि कहाँ गई दुबई 27 नंबर। हाँ, कविता
उनका इससे प्रासंगिक है कि सूडान जब से स्वतंत्र हुआ तब से वो गृह युद्ध में फंसा रहा। पहले क्या झगड़ा था? उत्तर सूडान और दक्षिण सूडान का झगड़ा था। उत्तर सूडान जो है सुन्नी अरब आबादी का इलाका था। दक्षिण सूडान ईसाई एनिमिस्टों का इलाका था। इनमें झगड़े होते रहे कि नहीं, ठीक है। तो ये जब कलाम साहब गए तो उस समय ये सब वहां चल रहा था। और बड़ी एक अजीब बात है कि वो झगड़े चलते रहे और वो गृह युद्ध में सूडान फंसा रहा। उसका 2011 में जो दक्षिण सूडान है वो एक अलग रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान बन गया। तब तो झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। ईसाइयों को अपना जो उनकी बहुत पुरानी वो थी वो तो मिल गई, और इधर उत्तर सूडान में तो सुन्नी मुस्लिम हैं। यहाँ पर आप झगड़े की क्या वजह? लेकिन साहब झगड़ा तो अभी भी हो रहा है। गृह युद्ध उत्तरी सूडान में भी चल रहा है और गृह युद्ध जो है वो दक्षिणी सूडान में भी चल रहा है। ये तो अभी की बात है। लेकिन ये जब किताब जब ये वृत्तांत है उसके पहले का मेरे ख्याल से। तो कलाम साहब ने वहां पे एक कविता सुनाई। सूडान की एक खासियत है कि वहां 2 नील नदियां हैं, एक ब्लू नील और एक व्हाइट नील, और उनका जो है वो संगम होता है खार्तूम में, ठीक है। तो उसी पर वहां पर कलाम साहब ने अपनी कविता सुनाई, और कविता अंग्रेजी में थी। जयशंकर जी ने उसका हिंदी में अनुवाद भी किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अंग्रेजी आपको पढ़ के सुनाऊं, उसका तो उसको मैं हिंदी में थोड़ा सा बता दूंगा। माई मदर कॉल्ड मी ब्लू नाइल। ब्लू नाइल कहती है, मेरी माँ मुझे ब्लू नाइल कह के पुकारती है। आई एम ऑल्सो नेम्ड बाई मदर व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल कहती है कि मुझे मेरी माँ, मुझे भी वो व्हाइट नाइल कहती है, ठीक है। When we grew and grew, we asked, oh mother, tell us, why did you name us Nile? माँ, आपने हमारा नाम नाइल क्यों रखा? Our mother said lovingly, oh our children, you travel and travel, cross mountains, forests and valleys, thousands of miles enriching 9 countries. ओ मेरे बच्चों, तुम जंगलों से जाती हो, पहाड़ों से जाती हो और घाटियों से जाती हो, और 9 देशों को एक के साथ जोड़ती हो, ठीक है। यू रीच खार्तूम, खार्तूम में उनका संगम होता है, और वो जोड़ते हुए तुम लोग खार्तूम पहुंचते हो। गॉड हैज कमांडेड यू टू गिव ए मैसेज। व्हेन वी रिवर्स कॉन्फ्लुएंस, ओ ह्यूमैनिटी, व्हाई नॉट योर हार्ट्स कॉन्फ्लुएंस। जब हम नदियां मिल सकती हैं तो ओ इंसानियत, ओ मानवता, आप लोगों का संगम क्यों नहीं हो सकता? कितनी महत्वपूर्ण बात है जो कलाम साहब की ये कविता कहती है, और इस कविता का उल्लेख जो है जयशंकर जी करते हैं। और मैं उसको पढ़ते हुए सूडान के में चल रही गृह युद्ध की स्थितियों से उसको जोड़ता हूं, और न केवल सूडान में चल रही गृह युद्ध की स्थितियों से, बल्कि पूरी दुनिया में जो मानवता के उसमें मानव समूहों में तमाम जगहों पर जो इस तरह के तनाव चल रहे हैं, जो इस तरह के संघर्ष चल रहे हैं, जो इस तरह के झगड़े चल रहे हैं, उसको लेकर के मैं सोचता हूँ कि कितनी गहरी बात कही है कि ये जब नदियों का संगम हो सकता है तो मनुष्यों का संगम क्यों नहीं हो सकता? क्या दिक्कत है? ठीक है। इसके आगे, अब ये तो हो गई बात सूडान की और क्या कहते हैं दुबई की। अब इसके आगे जब मैं पढ़ता हूँ इस किताब में तो बुल्गारिया पहुंचता हूँ। अब देखिए, बुल्गारिया एक बहुत पुरानी सभ्यता, बहुत ही
पुरानी सभ्यता, और जो तमाम तरह के आक्रमणों से जूझता रहा। यानी सिकंदर ने आक्रमण किया उस पर, उसके बाद काफी समय तक जो बेजेंटाइन के रोमन एम्पायर, उनका उस पर कब्जा रहा। उसके बाद कई सौ सालों तक जो ओटोमन एम्पायर था, उस्मानी खिलाफत या उस्मानिया खिलाफत का जो साम्राज्य था, उसका कब्जा रहा। उसके बाद फिर उस पर रूस का कब्जा हो गया, फिर वो सोवियत संघ का हिस्सा बन गया, कम्युनिस्ट शासन में रहा इतने दिन तक। और बाद में जब ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के बाद जब वो 1994 में वो अलग स्वतंत्र राज्य हुआ, उसने अपनी दिशा कैसे बदली, कम्युनिज्म को छोड़ दिया और वो यूरोप के साथ अलाइन हो गया। और आज का जो बुल्गारिया है, और जो लोग उसके पहले उस बुल्गारिया को देखे होंगे 90, 89, 88, जमीन आसमान का फर्क आप पाएंगे वहां की सोच में, और वहां कैसे उन्होंने अपनी पूरी इकोनॉमी को बदला, कैसे अपना जो पूरा जो एक वैचारिक धरातल था उसको बदला, और कैसे जो है वो अब एक बहुत ही समृद्ध देश के तौर पे उभरा है, उसने अपनी एक जगह बनाई है। तो हम जब इनकी किताब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये तो देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, क्या घूमने की जगह है, क्या क्या देखना चाहिए, लेकिन मुझे याद जो रहा वो ये याद रहा कि बुल्गारिया किस किस दौर से गुजरा, और उस दौर में उसको किस तरह की हालात झेलना पड़ा, और उसने उन हालात का सामना करते हुए अपने आप को एक विकास के नए मुकाम पर कैसे पहुंचाया। और ये मेरा अपना अनुभव है। मैं पिछले साल वियतनाम गया था और मैं हक्का बक्का रह गया वियतनाम को देख कर, क्योंकि हम जब गए थे तो हमें अंदाज नहीं था कि जो देश जो है 1970 के आसपास तक लड़ाइयों में फंसा रहा, और केवल हाल फिलहाल की लड़ाई नहीं, 250-300 साल से वियतनाम लड़ाइयों में फंसा रहा। उसमें मंगोलों ने आक्रमण किया, उसपे चीनियों ने काफी समय तक आक्रमण किया, उसपे फ्रांसीसियों ने काफी समय तक आक्रमण किया, और तरह तरह के अत्याचार जो है किए। वहां पे उन्होंने जो वार म्यूजियम बनाए हैं, आप देखेंगे तो देख के जो है वो आपके रोए खड़े हो जाते हैं, इतना आतंक वहां हुआ। और उसके बाद आप पाएंगे कि कैसे अमेरिकन वार के दौरान तक कैसे जो है वियतनामी लोगों ने, आम जनता ने, बच्चों ने, महिलाओं ने कैसे एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी, और अंततः वो जीते। और केवल 50 साल के बाद कैसे इस समय वियतनाम का काया कल्प हो गया, कैसे काया पलट हो गया। लगता ही नहीं कि ये देश जो है इस 50 साल के पहले 250 साल तक कैसे जो है वो कितनी झंझावातों से गुजरा। तो अब जयशंकर जी की अगली जो मैं देख रहा हूं, एक मतलब अगली यात्रा है, मुझे आइसलैंड की बड़ी रोचक लगी कि भाई उस देश की जब ये गए थे, जब इन्होंने लिखा था, तो वहां की कुल आबादी 2,80,000 थी, और जयशंकर जी ने लिखा कि वो हमारे करवल बाग से भी छोटा है। इस समय आज मैं यहां आने के पहले उसकी आबादी चेक करके आया तो करीब 3.25 लाख है आज। लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में, जनता की प्रसन्नता इंडेक्स के मामले में, सभी मामलों में आइसलैंड जो है वो काफी ऊंचे 7वें, 6ठे, 4थे ऐसे नंबर पे है। पर कैपिटा आमदनी के मामले में काफी ऊंचे पे है। ऐसा क्या किया उस एक छोटे से द्वीप ने, जिसके पास पहले केवल मछली का उत्पादन था उनका, और कुछ उनके पास था नहीं, और वो अपने इसी मछली के काम को बचाने के लिए वो जब स्वतंत्र हुए आइसलैंडर,
तो वो यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनको लगता था कि वो जो कार्ड मछलियों का व्यापार करते हैं उसका जो वो है, उसमें यूरोपियन यूनियन में अगर वो शामिल हो जाएंगे तो उन पे बहुत सारे उस तरह के प्रतिबंध लग जाएंगे और जो उनसे जो है वो उनके हित में नहीं होंगे, तो वो नहीं शामिल हुए। वो नाटो में शामिल हुए कि ठीक हम नेटो के मेंबर हैं, क्योंकि हाँ उनके पास अपनी आर्मी नहीं है, 4.25 लाख अभी उनके जब बना होगा तो बहुत ही कम होगा, तो उनकी जो सुरक्षा वगैरह है वो कौन करेगा, तो ठीक है। तो लेकिन आज वो इतना उन्होंने कैसे परिवर्तन कर लिया, ये कहानी हमको इसमें मिलती। तो लेकिन क्या है कि जयशंकर जी ने ये सारी बातें जो लिखी हैं वो केवल राजनीतिक हालात में नहीं लिखी हैं, केवल आर्थिक हालात में नहीं लिखी हैं, केवल टूरिज्म के ऊपर नहीं लिखी हैं। कहानी तो उनकी यात्रा है कि हम यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, लेकिन उन्होंने बीच बीच में जो इस तरह के फैक्ट दिए हैं, जो इस तरह का राजनीतिक ऐतिहासिक संदर्भ दिए हैं, उससे आप उन सारे देशों के बारे में एक अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो और एक अच्छा जो है अपना व्यू बना सकते हो कि कैसे इन देशों ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए जो संभव नहीं थे, और उन चमत्कारों को हम अपने यहाँ या दूसरे और देश वो कैसे कर सकते हैं कि हम अपना ही विकास उस तरफ करें। तो अंत में मैं जयशंकर जी को इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने एक जो बात कही महत्वपूर्ण की डिटेलिंग की जो बात कही आपने कि इस यात्रा वृतांत में या पुस्तक में सच्चाई है कि आप जब इसको पढ़ेंगे, इसमें कुल लगभग 14 देशों की यात्राएं हैं और इसमें 18 अध्याय हैं और 16 अध्याय हैं। तो इसमें आप देखेंगे जिन जिन देशों के बारे में, जैसे पूरा इतिहास, उसका राजनीतिक इतिहास क्या रहा, उसकी संस्कृति, वहाँ क्या क्या सारा रीति, पूरा कल्चर आपको उसमें मिलेगा। लेकिन जो पूरा वर्णन की जो शैली है वो बिल्कुल चित्रात्मक, जिसको बिंब बनता चला जाता है। जो जो लिखते जाते हैं ऐसा लगता है अपने मानस में वो छपता चला जाता है। तो एकदम बिल्कुल ऐसी शैली है और तथ्यात्मक चीजें हैं, बहुत सारी फैक्ट्स हैं। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे इस पुस्तक को तो निश्चित रूप से वो जानकारी प्राप्त होगी। बहुत सारी बातें मेरे मन में है, मैं कहना चाहता हूं, लेकिन चूंकि दबाव समय का भी है और सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, संयोजक जी उनका भी है, देख रहे हैं, तो मैं बिना किसी और भूमिका के, बिना किसी और आगे बातचीत के, मैं सीधा इस पुस्तक के जो लेखक हैं जयशंकर गुप्त जी, बहुत संक्षेप में एक परिचय मैं जरूर दूंगा आप लोगों के सामने। आप 4 दशकों तक सक्रिय पत्रकारिता में रहे और नवभारत टाइम्स, इंडिया टुडे, रविवार, हिंदुस्तान जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में आपने काम किया है। लोकमत समाचार, नागपुर तथा देशबंधु तक आपकी यात्रा रही है। गांधी, लोहिया जी और जयप्रकाश जी के विचारों से आप प्रभावित रहे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पत्रकारिता स्नातक की डिग्री आपने प्राप्त की और उसके बाद आप दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता, नागपुर, बनारस, इलाहाबाद, जयपुर होते हुए आप पुनः दिल्ली में अभी आप निवास कर रहे हैं। प्रेस एसोसिएशन के आप पूर्व अध्यक्ष रहे, संप्रति प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, अनेक अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के आप सदस्य रहे हैं और हैं भी। विभिन्न टीवी चैनलों में विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित होने के अलावा संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनिफेम से जुड़कर मानव तस्करी तथा लैंगिक हिंसा के विरुद्ध सक्रिय रहे। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ पत्रकार के रूप में यात्रा क्रम में यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया के अनेक देशों की आपने यात्राएं की हैं। हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान समेत अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। सर, मैं आपको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं और आप पूरे अनुभव इस जो लगभग 20 वर्षों का ये मतलब 20 वर्षों की लेखक का रहा क्रम और 14 देशों की यात्राएं रही आपकी। मैं चाहता हूं कि आप अपना अनुभव और पूरी जो रचना प्रक्रिया रही इसके बारे में हम सबको अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है और नकवी जी ने काफी कुछ बता दिया है। इस किताब को
आपके बीच लाने में दो लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसमें एक तो हैं आसिफ आजमी साहब और दूसरे हैं कमर वहीद नकवी साहब, जिन्होंने उसका शीर्षक दिया। किताब से ज्यादा उस शीर्षक की चर्चा होती है। अभी राम बहादुर राय जी भी यही कर रहे थे। तो शीर्षक नकवी साहब ने दिया। जब उस समय पूरी किताब भी नहीं इन्होंने पढ़ी थी, जस्ट हमने एक उसका प्रिफेस बना करके भेजा था, उसको देख करके इन्होंने दे दिया था। और उसमें हमने आसिफ भाई ने पूरी पांडुलिपि तैयार की थी। मुझे कुछ आता नहीं है इस बारे में, मैं लेखक नहीं हूं, मैं कहना चाहता हूं मैं एक पत्रकार हूं। अब मैं तो गांव का आदमी, मतलब उस समय हमारा आजमगढ़ जिला था, अभी मऊ जिला हो गया है। हम तो कभी बाहर निकले भी नहीं। जब हाई स्कूल इंटर कॉलेज तक पढ़ते थे तो हमको रेलगाड़ी में चढ़ना भी मतलब लगता था कहाँ जा रहे हैं। देश की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब संजोग ऐसा बना, पत्रकारिता के पेशे में आ गए, आपको किताब में मिल जाएगा पढ़ने को। तो फिर घूमने निकले तो फिर घूमते ही रह गए। अब इस देश में शायद नॉर्थ ईस्ट के एक दो राज्य मिजोरम और अरुणाचल को छोड़ दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में शायद कोई भी राज्य नहीं होगा जहां मैं नहीं गया हूंगा और सघन रूप से जाकर के वहां काम किया होगा। मैंने काम किया है। फिर विदेश यात्राओं का है। पहली बार इंडियन एयरलाइंस की तरफ से आया कि साहब वो इनॉग्रल फ्लाइट जा रही है दुबई, तो उसमें आपको चलना है। मैंने कहा अरे तो बड़ा गजब है, पत्रकारिता में भी होता है क्या? तो फिर मैं गया वहां, देखा करके आया, जो देखा समझा उस पर कुछ लिखा भी। इसके बाद जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन बहुत ही नीरस बीट मानी जाती है पत्रकारों के लिए कि राष्ट्रपति भवन में कभी कोई फंक्शन होगा, कभी कैबिनेट का गठन या पुनर्गठन होगा, तो उसके अलावा तो कोई खबर वबर निकलती नहीं थी। लेकिन हम जाते थे लगातार, रेगुलर जा करके करते थे। तो एक बार जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो पहली जो उनकी विदेश यात्रा थी एक राष्ट्रपति के रूप में, अबू धाबी, दुबई, सूडान और बल्गारिया। तो उसमें मेरा नाम आ गया कि साहब आपको चलना है हिंदुस्तान अखबार की तरफ से। तो मैं बड़ा खुशी हुई कि साहब कलाम साहब के बारे में बहुत सुनता था, जानता था, मतलब पढ़ता था। एक बार उनसे मिलने का या उनके साथ जाने का मौका मिलेगा तो हम चले गए। अब आपसे मैं छोटा सा बताऊंगा मुख्तसर में। हम लोग अबू धाबी, मतलब माना जाता था कि राष्ट्रपति के साथ जाना, प्रधानमंत्री के साथ तो जाना है, काफी दौड़ना धूपना पड़ता था, लेकिन राष्ट्रपति के साथ जाना माने प्लेजर ट्रिप है, जाके आराम कीजिए, घूमिए टहलिए, खाइए पीजिए और लौट आइए। लेकिन पहले दिन जब हम लोग गए, अबू धाबी गए, तो हम लोग तो अपने होटल में पहुंच गए, लेकिन कलाम साहब का पता नहीं था। रात को 12-1 बजे तक उनका कोई पता नहीं था। सुबह जो हम लोगों ने पूछा सर, तो उन्होंने कहा कि नो। तो मैं एयरपोर्ट से चला गया था, एक वहां डिसैलिनेशन प्लांट है, वहां पे खारे पानी को पीने योग्य बनाते हैं, तो मैं चला गया था उसको देखने के लिए। तो रात के 12-1 बजे तक मैं वहीं देखता रहा। उनका गजब आदमी है भाई, ऐसा तो राष्ट्रपति कभी सोचा भी नहीं था। सबने भी नहीं सोचा था कि आदमी आएगा, सब लोग स्वागत किए, सब कुछ कर आराम करेगा, फिर अपना प्रोग्राम चलाएगा। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि नहीं, यहाँ कुछ अद्भुत और होने वाला है। तो मैं बहुत नोटिस जो है लेना शुरू कर दिया बड़े करीने के साथ, और फिर उस देश के बारे में, समाज के बारे में, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, जहां जहां गया उन देशों के बारे में मैं लिखता गया। अब पता नहीं, हिंदी तो वो नहीं पढ़ते थे, लेकिन हिंदी का अनुवाद इंग्लिश में करवा करके हो सकता है उनके सामने रखा जाता होगा। तो जो अगली ट्रिप उनकी बनी, मैं शायद अकेला ही खुशनसीब रहा हूंगा जिसको अगली ट्रिप में भी मौका मिल गया राष्ट्रपति के। नहीं तो बाकी अखबारों से लोग जाते ही रहते हैं। और साथ उनकी तरफ से कहा गया कि जयशंकर गुप्ता मस्ट टेक अपनी ट्रस्ट। तो साहब उसमें हम लोग गए, रूस में मॉस्को गए, ये सेंट पीटर्सबर्ग गए, फिर स्विट्जरलैंड गए, आइसलैंड गए और यूक्रेन गए। यूक्रेन उस समय फोरकास्ट किया था, लिखा आपको शायद किताब में मिलेगा कि जो जिस ढंग से उसने विकास किया है अपना पेरेस्ट्रोइका के बाद और ग्लासनोस्ट के बाद, और अकेले सॉवरेन कंट्री के रूप में जो खड़ा हो रहा है, यूरेनियम के जो भंडार हैं उसको देख करके, और रूस के साथ जो उसकी अनबन चल रही है अंदर अंदर, तो वो आगे विस्फोटक भी हो सकती है। तो वो इनके साथ हो गई यात्राएं। आप सोचिए, कल्पना करिए कि जैसे अभी नकवी जी ने बताया ना कि जो मोती चुनने का काम करते थे लोग, एक वहां पे जो अलबुर्ज होटल है उसके सभागार में मीटिंग हो रही थी दुबई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ। तो कलाम साहब बोलते बोलते उन्होंने कहा कि साहब
जैसा इन्होंने बताया कि क्या था यहाँ अबू धाबी या दुबई में, क्या था, रेगिस्तान थे। लेकिन दो शेख ऐसा मिले जिन्होंने पहचाना कि नहीं, यहाँ पे तेल जो है उसको हम लोग एक्सप्लोर करके काफी बढ़ सकते हैं। तो तेल की गुलामी चल गई, डॉलर, पेट्रो डॉलर आ गया। लेकिन ये पेट्रो डॉलर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा। तो कलाम साहब ने कहा कि थिंक अबाउट सन। फिर कहा कि नहीं, सन की ऊर्जा भी है, वो भी अक्षुण्य नहीं है। हालांकि चिंता मत कीजिए, अभी कई हजार साल लगेंगे जो उसको खत्म होने में, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर कहा कि नहीं, लेकिन ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि वो है नॉलेज, ज्ञान है जो कभी खत्म नहीं होगा। और वी हैव नॉलेज, यू हैव वेल्थ, बोथ कैन मेक बेटर वर्ल्ड। इतनी तालियां बजी, जो दुबई के शेख लोग थे, इतनी तालियां बजी उस बात को लेकर के। और उसी के बाद से डिसलिनेशन प्लांट का काम, उसको भी उन्होंने बताया था कि आपका जो है वो थोड़ा महंगा पड़ रहा है, इसको अगर सोलर एनर्जी से लेंगे तो काफी अच्छा होगा। तो इस तरह का रहा। इसी तरह से फिर एक बार हुआ कि साहब अमेरिका जाने का निमंत्रण मिल गया, तो अमेरिका चले गए। अमेरिका को भी देखा, समझा, उसको भी अपने हिसाब से मैंने लिखना शुरू किया। आइसलैंड के बारे में जब हम गए तो वहां 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। तो जिस समय हम गए उस समय दिन ही दिन था। मतलब हमने हिंदुस्तान अखबार में लिखा था आधी रात का सूरज, और आधी रात को हम समुद्र के किनारे टहल रहे थे और सूर्य एकदम सर पे खड़ा था। तो वो सारी चीजें थी, वहां का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में वो सारी बातें थी। उसी समय जब मैं कभी अपने तकरीर में कहता भी हूँ कि हम पूछे लोगों से कि साहब यहाँ अखबार नहीं पढ़ते हैं लोग, क्या टीवी में कोई न्यूज नहीं आती है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं साहब आती है, एक न्यूज आती है जो सब लोग देखते हैं। हमने कहा क्या होती है? तो रात में 9 बजे होती है। तो कहा नेकेड न्यूज होती है। नेकेड न्यूज क्या है? हर न्यूज ब्रेक के बाद एंकर लेडी एक कपड़ा उतार देती है और न्यूज आइटम खत्म होते होते पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाती है। साथियों, जिस समय की बात कर रहा हूं मैं, उस समय आइसलैंड पर कैपिटा इनकम के मामले में दुनिया में नंबर 1 था। उसके बाद जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर चला तो सबसे पहले एज ए नेशन दिवालिया होने वाले देश का नाम था आइसलैंड। क्यों? क्योंकि लोग टेलीविजन पे नंगी लड़कियां देखते रह गए, नेकेड न्यूज देखते रह गए। हमारे यहां भी कई बार ऐसा होता है कि हम क्या से क्या हो रहा, हम क्या क्या दिखा रहे हैं अपने टीवी चैनलों पे, क्या दिखा रहे हैं। लंबी बहस हो सकती है, इस पर तो चर्चा नहीं करूंगा मैं। तो उस बार अमेरिका गए। उसके बाद फिर एक मौका मिल गया था कि वो हम चूंकि बचपन से हमारे हीरो रहे यासर अराफात और फिदेल कास्त्रो और शेख मुजीब भी थे, तो एक मौका मिल गया कि साहब आपको ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम के चलते कि बैनर के नीचे ईरान, टर्की और लेबनान जाना है। हम गए, बसों में यात्राएं की, बाल्बो बसों में यात्राएं की, समुद्र में भी यात्राएं की। और एक बार तो लगा कि जान खतरे में ही पड़ गई। लेबनान के बेरूत राजधानी में हमारा पानी का जहाज खड़ा हुआ था, हमारे पासपोर्ट ले लिए गए और हमको वीजा नहीं दिया, जबकि प्रॉमिस किया था कि वीजा ऑन अराइवल मिलने वाला है। बड़ी समस्या हो गई। 12-18 घंटे तक हम लोग शिप में ही बैठे रह गए। मतलब बेरूत शहर पे हम पैर नहीं रख सकते थे, हम समुद्र में बैठे हैं और चारों तरफ से राइफल, स्टेन गन और सारे AK-47 लेकर के घेरे हुए लोग हैं। बहुत समस्या आई। फिर बाद में पता लगा, हमने इंडियन एम्बेसी को फोन करके पता कराया कि भाई बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि साहब जो आपके होस्ट थे वो गायब हो गए, तो इसलिए आप लोगों को अब यहां से डिपोर्ट किया जा रहा है, आपके देश भेज दिया जाएगा। हमने कहा अच्छा। तो मैं गया, शिप में आ गया और सारे लोगों को बुलाया, कई और मुल्कों के लोग भी थे उसमें। तो हमने कहा भाई देखिए, ये हमको पता लगा है और ये हम लोगों को रिपोर्ट करने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने कहा साहब बहुत अच्छा हो जाएगा, हम अपने देश चले जाएंगे, यहाँ से मरने से अच्छा वहीं मरेंगे। तो हमने कहा नहीं, आप एक बात समझ लीजिए इसको कि एक बार अगर आपके पासपोर्ट पर डिपोर्टेड का ठप्पा लग जाएगा तो आप पूरी दुनिया के लिए इनवैलिड हो जाएंगे, आप कहीं आ नहीं सकेंगे। क्योंकि डिपोर्टेड ये नहीं लिखेगा कि पॉलिटिकल रीजन से हुए हैं। हो सकता है आपने रेप किया होगा वहां, हो सकता है आपने मर्डर किया होगा, हो सकता है डकैती या लूट किया होगा। तो
मैंने कहा कि देखिए मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं गांधी लोहिया का आदमी हूं, मैं मरना कबूल करूंगा, यहीं मरूंगा मैं, और मेरी डेड बॉडी ही मेरे देश जाएगी। या तो फिर अपने मकसद में जाऊंगा, मैं जिस काम के लिए फिलिस्तीन के सपोर्ट में आया हूं तो उसके लिए जाऊंगा, या फिर मेरी डेड बॉडी जाएगी। फिर मैंने थोड़ा बोल तो क्या मैं, फिर हमने कहा लेकिन आगे क्या बढ़ेगा। तो हमने दिल्ली में लोगों को फोन किया और फिर पीटीआई ने खबर चलाई कि सीनियर जर्नलिस्ट जयशंकर गुप्ता और ऐसे ऐसे लोग, इतने लोग हैं वहां पे होस्ट बना के रखे गए हैं। बात पार्लियामेंट में उठी, तो पार्लियामेंट में शायद उस समय मिनिस्टर थे राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा कि साहब अगर 2 घंटे के अंदर लेबनान गवर्नमेंट वीजा नहीं देती है तो हम उसके बारे में सोचेंगे। कुछ ही देर बाद वही इमिग्रेशन के ऑफिसर्स दौड़े दौड़े आए और उनके साथ सारे वो बंदूकधारी भी थे। तो हु इज जयशंकर गुप्ता, मैंने कहा मैं हूं, मुझे ही मारो पहले। नो नो सर, नो नो, वी हैव ग्रांटेड यू वीजा। और उसके बाद जो रेड कार्पेट बिछा करके ले गए, 5 स्टार होटल में ठहराया, फिर सारा का सारा, तो एक अलग कहानी हो गई। तो लेकिन उसमें लेबनान के बारे में जो हम लिखते हैं, आप उसको पढ़िएगा कि अद्भुत, मतलब रोज तो वहां बम धमाके होते हैं, सारा कुछ है, हमास और ये सब बातें हैं। हिजबुल्लाह का वहां पे है, इजराइल के हमले भी होते रहते हैं, लेकिन वहां का डेमोक्रेसी अजीबोगरीब है। इतना बढ़िया डेमोक्रेसी वहां मुस्लिम्स का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सभी लोगों का मिला जुला बना हुआ कि किसका राष्ट्रपति होगा, किसका लोकसभा अध्यक्ष होगा, किसका प्राइम मिनिस्टर होगा, बकायदे चुनाव के साथ उनकी सीटें बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको किताब अगर आप देखेंगे खोल करके तो उसमें एक एक बार की, मतलब देखिए हम तो किताब लिखने के हिसाब से लिख नहीं रहे थे, हम तो अखबार में रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में फेसबुक पर डाल देते थे कभी। तो फेसबुक पर जो पढ़ता था वो कहता था आपके साथ हम भी इस देश में घूम आए हैं, तो आपने ऐसा लिखा है कि जैसे लगता कि मैं खुद भी आपके साथ चल रहा हूं, तो आप इसको क्यों नहीं लिपिबद्ध करते हैं किताब के लिए। फिर भी मैंने सोचा था जब, लेकिन कई देश और हो गए, जब अमेरिका हो गया, फिर चाइना चले गए, हम चाइना गए तो चाइना में भी उस समय डोकलाम का इशू बहुत हावी था। तो चूंकि वहां के जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बुलाया था हम लोगों को, तो वहां पे भी काफी हमारी भी हुई, उनसे बहस भी हुई, झगड़े भी हुए, सब कुछ हुआ। हमने कहा कि भाई आप लोग जो करते हैं यहाँ, उसका खामियाजा हमारे यहाँ के लोगों, चांदनी चौक के व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। आप तो अपने बना लेते हैं रिश्ते, लेकिन चाइनीज गुड्स का बाइकाट करना है, इसके नाम पे जो फुलझड़ी बेच रहा है, जो इलेक्ट्रिक का बल्ब बेच रहा है, उसको जाकर के लोग पीट देते हैं। तो इस तरह काफी होता रहा। फिर उसी के बाद अचानक एक बार प्रेस काउंसिल की तरफ से हुआ कि साहब बांग्लादेश की यात्रा करनी है, बांग्लादेश जाना है। तो शेख मुजीब तो हमारे हीरो रही थे, तो वहां पर भी गया मैं, उन चीजों को तलाशा मैं कि कैसे एक लोकप्रिय नेता, इतना बड़ा बंग बंधु, सब कुछ, मतलब फादर ऑफ नेशन, सब कुछ कहा गया, उस आदमी की इतनी बर्बर हत्या क्यों हो गई, उसके पूरे परिवार की हत्या क्यों हो गई, बच्चे तक को लोगों ने बख्शा नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी दीवार के सामने रख करके मार डाला। ऐसा क्या हुआ, क्या कारण था? इन कारणों में गया मैं, उसको खोजा तलाशा मैंने, और वहां की संस्कृति में। फिर जब ये सब हो गया तो घर में हुआ कि साहब आप खूब घूमते रहते हैं, हम लोग तो कभी ले ही नहीं जाते हैं कहीं। तो हमने कहा कहाँ ले जाए, चलो थाईलैंड चलते हैं। तो मेरी पहली यात्रा थी जो मेरी तना अपने ढंग से थी, और थाईलैंड भी गए, फुकेट और पटाया भी गए, देखा बच्चे, बेटी भी थी और पत्नी भी थी मेरे साथ में। तो उसका अनुभव एक अलग ढंग का आपको मिलेगा, वो भी आप देखेंगे। तो मैं तो अपने तरफ से जो करना था कर दिया, और आसिफ भाई की मेहरबानी और नकवी भाई का शीर्षक दोनों ने मिलकर, और नेशनल बुक ट्रस्ट ने इस किताब को छाप दिया, तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। अब चूंकि इस सब मामलों में बहुत काहिल भी हैं, आलसी भी हैं और नालायक भी हैं, उस ढंग से हम किताब का कोई परिचय। तो आसिफ भाई थे, बार बार जोर डाल करके कि नहीं ये पाठक समागम करना है, उसमें ले चलना है, तो कुछ किताबें हमका भाई हमको खरीद के लाना पड़ेगा वहां से, वहां तो देते नहीं, कभी वो समीक्षा तक के लिए नहीं देते हैं एनबीटी वाले किताबें। तो कहा नहीं, लेकिन फिर भी ले आइए, चलिए वहां हम लोग करेंगे फंक्शन। तो इस बीच आपके बीच में हूं मैं, आप किताब पढ़ेंगे और अगर आप प्रक्रियाओं से अवगत कराएंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। सुनना तो हम बहुत चाहते हैं आपसे, और बहुत मन है सबका सुनने का, लेकिन समय का दबाव है। हम कोई एक प्रश्न ले सकते हैं, कोई अगर संक्षेप में कोई एक प्रश्न। जी, बीच में हाथ खड़ा किया, अपना परिचय देते हुए प्रश्न कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर ललित है, और अभी दर्शन सर के हाथ में किताब थी,
तो वहीं पे बैठे बैठे थोड़ी देर पढ़ता रहा। तो किताब को खोलते हुए जो सबसे ज़्यादा मुझे आकर्षित किया वो आइसलैंड आधी रात का जो सूरज है, वो मैं आपकी यात्रा के साथ मैंने भी देखा। और कलाम साहब के साथ की जो आपकी यात्रा है और उनका जो सानिध्य आपको मिल रहा है, फिर जो एक भारतीयता से जो आतिथ्य उनका किया जा रहा है, वो मुझे बहुत आकर्षक लगा। और साथ साथ मैंने आपके जैसे नकवी सर कह रहे थे कि डिटेलिंग में काम करते हैं, तो उसको पढ़ते वक्त यही लगा कि एक पत्रकार के नाते वहाँ पे डिटेलिंग है और फिर एक साहित्यकार के नाते आप उस इमोशन को पकड़ रहे हैं जो किसी पाठक को अपनी ओर उस यात्रा में आमंत्रित करता है, जो उस शीर्षक को सार्थक करता है कि दो डग देखा जग। तो इससे एक सवाल ये मेरा आ रहा है कि आइसलैंड की जो लोकतांत्रिक परिस्थितियां हैं और फिर आपने रशिया में, रूस में आप गए, तो उस समय को जोड़कर आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, रसिया में और आइसलैंड में कोई साम्य उस ढंग से तो नहीं है, क्योंकि आइसलैंड का अपना अलग है, उनका अपना। वो लोग क्लेम करते हैं, आइसलैंड के लोग क्लेम करते हैं कि दुनिया की सबसे पहले खोज हमने की। वो कहते हैं कि नहीं, अमेरिका उसने नहीं, कोलंबस ने नहीं किया, हमने खोज की थी। उनके जो उनके थे हाइकर्स थे। और दुनिया का सबसे बड़ा पहला लोकतंत्र भी वो बताते हैं हमारे यहाँ हुआ। अल्थिंकी जो उनकी संसद होती है वहां पे थी वो। और तो इसलिए उनका अलग ढंग का है। और रसिया का तो वही जो ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका के पहले का एक रसिया था, उसके बाद का एक रसिया जो अभी मिश्रित इकोनॉमी का रसिया हो गया है। तो इसलिए उन दोनों में देशों में कोई बहुत ऐसी साम्यता नहीं है। आशिफ भाई एक मिनट। ये बस बिल्कुल समय हम बहुत है। मैं आप सवाल नहीं पूछ लीजिए और दूसरे काम भी करता हूँ। मैं प्रोफेसर अब्दुल कयूम अंसारी साहब जो माटी के मेंबर हैं और जामिया मिल्लिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो हमारे मेहमानों का स्वागत करें। आप सवाल भी बीच में कर लीजिए। सवाल कैसे हो जाएगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम ऑलरेडी 45 मिनट लेट हैं। और एक अगला बहनें आई है, बहनें काले सवाल किए गए, याद रखना। आदरणीय जयशंकर गुप्त जी का पुष्प गुच्छ देकर हम स्वागत करेंगे।